कहानी के पार्ट 2 में हमने देखा कि जब सोनम बेटी भव्या से मिलकर लखनऊ से दिल्ली आई तो वहाँ पर दंगे के हालात थे और सोनम की टैक्सी को दंगाइशों ने रोक लिया था। अब आगे क्या होगा आइए जानते हैं। सोनम अनहोनी की आशंका से अंदर ही अंदर बेहद घबरा उठी। उसके ड्राइवर को पीट पीट कर उन लोगों ने अब सोनम को खींचकर बाहर निकाल लिया। वो चाहकर भी विरोध नहीं कर पा रही थी क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। सोनम उनसे छूटकर भागी लेकिन तुरंत ही पकड़ में आ गई। वे लोग गालियां देते हुए बात कर रहे थे। पकड़ लो, एक ने कहा और दूसरे ने उसे पकड़कर एक तरफ को धक्का दे दिया। वो नीचे जमीन पर गिर गई और बैठे बैठे पीछे की ओर सरकने लगी। इतने में ही भीड़ के पीछे से आवाज आई, रुको, क्या हो रहा है यहाँ पर? हैवानियत के नशे में किसी ने उस आवाज पर गौर नहीं किया। तभी एक आदमी कहता है, हिंदू है ये, इसे तो आज हम सब सबक सिखाएंगे। हमारी दी सजा इसे जिंदगी भर याद रहेगी। कहते हुए एक आदमी ने जैसे उसका दुपट्टा पकड़कर खींचना चाहा, भीड़ को चीरते हुए कोई आया और दुपट्टा खींचने वाले उस आदमी की कलाई इतनी कस कर पकड़ी कि उसकी पकड़ दुपट्टे से फौरन छूट गई। भीड़ को चीर कर आने वाले युवक को देखते ही सब पहले के मुकाबले कुछ शांत हो गए। तभी वो बोला, सजा ही देनी है ना? कहते हुए उस युवक ने दूसरे युवक के हाथ में ली हुई तलवार पर अपना अंगूठा लगाया तो तेज धार तलवार से उसका अंगूठा हल्का सा कट गया। उसने नीचे सिकुड़कर बैठी हुई लड़की की सुनी सीधी मांग में अपना खून भर दिया तो फौरन सोनम ने अपना सिर ऊपर किया। उसकी आंखें डबडबा उठी। अब सब लोग फिर से खुसर फुसर करने लगे और कुछ खुलकर बोल उठे, ये क्या किया अयान साहब आपने? अब अयान ने उन लोगों की तरफ देखते हुए कहा, सजा दी है। एक हिंदू लड़की के लिए सिंदूर बहुत मायने रखता है ना, तो इससे बड़ी सजा इसके लिए क्या होगी कि इसकी शादी एक मुसलमान लड़के से हो गई है। सजा देने के लिए उसके हाथ लगाना या जबरदस्ती करना ही एक उपाय नहीं है, पर ये हमारा तरीका नहीं है, एक व्यक्ति ने कहा। अयान भी नजरें मिलाकर बोला, हम निकाह करेंगे इससे आज ही। सोनम की नजर तक उठ नहीं सकी। आंखें आंसुओं से धुंधली पड़ चुकी थी। वह सोच उठी, जिंदगी में सब कुछ दूसरे की मर्जी से ही हो रहा है, पहले राजीव और अब ये। भगवान ने भेजा ही क्यों धरती पर मुझे, सिर्फ इसलिए कि लोगों की मनमानी सहती रहूं। मुझे तो शादी को लेकर कुछ ख्वाब देखने तक का मौका नहीं मिला। राजीव महीने भर के अंदर ही विधवा बनाकर चला गया। शांति से अकेला जीना सीख रही थी, तो अब ये सब भव्या से क्या कहूंगी? और उसे दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा था। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और वह कुछ पल के बाद बेहोश होकर जमीन पर एक तरफ को लुढ़के। अयान ने उन सब से कहा, देख लो इस सजा का असर। अभी वो बस निकाह की बात कही तो ये बेहोश पड़ी, निकाह होने पर क्या असर होगा? अब उसने आगे बढ़कर बेहोश सोनम को अपनी बाहों में उठाया और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए बोला, विरोध करो पर किसी लड़की के साथ जबरदस्ती नहीं। अयान सोनम को अपने यहाँ से ले आया और सोनम अब तक होश में आ चुकी थी। अयान ने घर पर पहले ही खबर कर दी थी, तो घर पर पहले से ही काजी साहब मौजूद थे। अयान के अब्बा भी थे। दोनों की मौजूदगी में निकाह पढ़ाया गया और निकाह नामे पर साइन कराए गए। सोनम की आंखें पूरे वक्त आंसुओं से भरी रही। सिग्नेचर करते वक्त भी उसे सब कुछ धुंधला नजर आ रहा था। एक बार फिर उसकी जिंदगी की कमान बिना उसकी मर्जी के किसी और के हाथ में चली गई थी। इधर दिल्ली में दंगे के हालात थे और सही मौका पाकर सबका ध्यान भटका हुआ देखकर हुड्डी वाला लड़का गाजियाबाद के एक पीजी में था। होली की छुट्टी में सब घर गए हुए थे। पीजी में लगभग न के बराबर कोई था। दरवाजे पर नोक किया और खुलते ही हवा की तेजी से अंदर घुस गया। पैर से मारकर दरवाजा बिठा दिया। 3 लड़के मौजूद थे रूम में। तीनों के ऊपर का हिस्सा बिना कपड़ों के था। ये लोग भी कल घर के लिए निकलने वाले थे। वे अभी कुछ समझ ही नहीं पाएंगे। तभी हुड्डी वाले ने कैमरा निकालते हुए कहा, चलो जो करते हो वो करो। तभी शिखर ने अकड़ते हुए कहा, मतलब क्या है तेरा? क्या करते हैं हम? और तू है कौन? हुड्डी वाले लड़के ने माचिस की तीली से खेलते हुए कहा, दरवाजे पर तेल डालकर आया हूँ, बस एक तीली और सब कुछ स्वाहा। तभी उसने थूक गटक लिया और गला गिला करते हुए अमित से कहा, भाई आग लगाने वाला किल्लर है ये। हुड्डी वाला हंसने लगा और बोला, सही पहचाना, मैं वही हूँ। और तुम हो रेंगिंग के नाम पर टॉर्चर करने वाले। अमित उसे घूर रहा था और बोला, तू कह देगा और हम मान लेंगे। चलो बे, ये एक है और हम 3।
हुड्डी वाला लड़का हंसने लगा और बड़ी सफाई से झूठ बोला, बाहर मेरा साथी खड़ा है, अगर मेरी तरफ बढ़े तो वो तुरंत आग लगा देगा। और मैं मानने की बात ही कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो सीधा देखने की बात कर रहा हूँ, चलो शुरू हो जाओ। वो खड़े रहे तो हुड्डी वाले ने तिल्ली जला दी और दरवाजे की तरफ जैसे उछालने को हुआ, अमित ने फौरन कहा, रुको। वे सभी झिझक रहे थे, लेकिन फिर भी हुड्डी वाले के डर की वजह से ऐसा करना पड़ा और हुड्डी वाला मोबाइल से फिल्म उतारता रहा। फिल्म बनाने के बाद वो हुड्डी वाला लड़का खड़ा हुआ और बाहर निकल गया। उन सब ने इत्मीनान की सांस ली, जिंदा बच गए। लेकिन ऐसा कहाँ होना था। हुड्डी वाले लड़के ने जाते जाते रूम के पर्दों की तरफ जलती तिल्ली उछाल दी और चला गया। वे लोग बुझाने की कोशिश करते रहे, पर फिर भी आग बुझाने में सफल नहीं हो पाए और सब थू थू करके जल उठा। वो भाग नहीं पाए और अंदर से चीखते रहे, माफ कर दो, इतनी बड़ी सजा के हकदार नहीं है हम। उनकी चीख सुकून दे रही थी हुड्डी वाले लड़के के कानों को। वो मन ही मन बोल उठा, मैं जब अच्छा था तो भरपूर अच्छा था, और जब मैं बुरा बना हूँ तो भरपूर बुरा। आज फैसला किया है मैंने, क्योंकि उस वक्त जब हमारे साथ गलत हुआ था तो किसी ने फैसला नहीं किया था। आज ये लोग चीख रहे हैं, इन्हें मेरी दी सजा, मेरा किया फैसला गलत लग रहा है, अपने किए जुर्म से ज्यादा लग रहा है। अपना गुनाह भूल कैसे सकते हैं ये लोग। किसी का परिवार उजाड़ कर सुकून की जिंदगी चाहिए इनको, पर मेरे रहते इन्हें आज नहीं तो कल सजा ए मौत मिलनी ही थी। इन्हें मारने में मर भी जाता तो भी इन्हें ही मारता। हुड्डी वाले ने इतना तृप्ति का अनुभव किया और कुछ सेकंड खड़े होकर दूर से उस आग को देखता रहा, फिर आंखों से टपक आई चंद बूंदों को पहुंचा और आसमान की ओर देखकर आंखें बंद की और बोला, ये 2 बूंदे आंसू आप दोनों के लिए, आज पूरा हुआ मेरा बदला। बावला बनकर बहुत दिनों से इनकी खोज और मौके की तलाश में था। दिन रात उन खौफनाक घटनाओं की यादें मेरे आगे पीछे घूमती रही। मैं गुम हो गया था उस मंजर के बाद से, खुद से खफा सा हो गया था। आज जाकर मन को कुछ सुकून मिला है। मुझसे सब कुछ छीन लेने वालों की सांसें आज मैंने छीन ली है। जाने कितनी रातों में सोया नहीं, उस हादसे के बाद सब कुछ छीन गया, फिर भी मैं रोया तक नहीं। मैंने इन आंखों में बदले की आग और दिल में बदले के जुनून को इस कदर भर लिया कि आंखों में आंसुओं की जगह बची ही नहीं। दिल में बदले की चुभन चुभती रही, सारी पीड़ा को पीता रहा, लेकिन कभी बहाया नहीं। उसके बाद गहरे अंधेरे में वहां से निकल गया। मन ही मन वह बोला, कुछ अच्छा करके दुनिया की नजर में आने का ख्वाब देखा था, लेकिन दुनिया ने दहशत बनकर छाने पर मजबूर कर दिया। हमेशा हद में रहता आया था, पर इस दुनिया ने हद से गुजरने पर मजबूर कर दिया। सोचा था कि सबके दिल में उतरकर उनके मन में बस जाऊंगा। कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी को लाश बनाऊंगा, कि एक रोज मैं वजह बनूंगा जलते इंसान और जलते मकानों की। खैर, सोचा हुआ होता ही कब है। और उधर अरविंद, योगेश और चहिदा ने मिलकर जलकर मरने वालों की डिटेल निकाल ली थी और एक गुपचुप तरीके से परिजनों पर नजर रखे हुए थे। दंगों की वजह से ये काम प्रभावित हो रहा था, क्योंकि हालात को काबू में करने के लिए उनकी भी ड्यूटी विभिन्न इलाकों में लगाई गई थी। वे अपनी सफलता को लेकर उम्मीद लगाए बैठे थे। वही नेक्स्ट डे तड़के ही जगह जगह पर फोटोज पड़े थे, जिसमें जलकर मरने वाले 3 लड़के थे। अभी कुछ वक्त पहले तक जो लोग उनसे सहानुभूति जता रहे थे, वही लोग उन पर थू थू कर रहे थे। अब न्यूज चैनल पर यह खबर धड़ल्ले से दिखाई जा रही थी और कांस्टेबल अरविंद गहन सोच में डूबा हुआ न्यूज देख रहा था। इधर सोनिका न्यूज देखकर डरी हुई थी, तो प्रदीप ने आकर चैनल बंद करते हुए कहा, हर वक्त यही सब देखोगी तो दिमाग पर असर पड़ेगा। वैसे भी कौन सा फायदा हो रहा है, कुछ भी तो याद नहीं आता, सोनिका ने तुन कर कहा। प्रदीप ने बैठकर उसे कोल्ड कॉफी पकड़ाते हुए कहा, फायदा तो है, अब तुम खुद को सोनाली और मुझे प्रशांत नहीं बोलती तो बस नाम ही है, और कुछ तो याद नहीं आता। तुम तो दोस्त हो ना, मेरी फैमिली भी तो होगी ना कहीं, सोनिका ने सोचते हुए कहा। भीगी भीगी सुबह में उसकी अलसाई सी आंखें कितनी प्यारी लग रही थी। प्रदीप उसे देखते हुए सोचते लगा, मेरे जीवन में तुम्हारा अस्तित्व जितना मायने रखता है, क्या कभी उतना मायना रखेगा मेरा अस्तित्व तुम्हारी जिंदगी में?
क्या रंगोगी कभी तुम मेरे प्रेम में, जैसे मैं रंगा हूँ तुम्हारे प्रेम में? सब कुछ याद आने के बाद तुम्हारी जिंदगी में मेरा स्थान रहेगा? क्या तुम्हारे दिल में अंकुरित होगा मेरा प्यार, या फिर चली जाओगी मेरी जिंदगी से बनाकर मुझे फकत फकत का एक यार? तभी एक आवाज आई, ओ हेलो, क्या किस सोच में बैठे हो? कोई बाबा जी हो कि बैठकर भविष्य और भूत देख लोगे और बताओगे कि बालिके तुम्हारी फैमिली इस स्थान पर है? सोनिका ने एक्टिंग करते हुए कहा। तो प्रदीप मुस्कुरा उठा और बोला, मैं गिटारिस्ट ही ठीक हूँ, और ये सोच रहा हूँ कि तुम कभी कभी खूबसूरत क्यों लगने लगती हो। तो सोनिका ने आंखें बड़े करके कहा, ओ मिस्टर, कभी कभी से क्या मतलब? मैं ऑलवेज खूबसूरत लगती हूँ, यूं ही नहीं तुम मेरे दीवाने हो। प्रदीप ने खांसते हुए कहा, ये किसने कह दिया तुमसे? सोनिका ने पलकें झपकते हुए कहा, ये तुम्हारी घनी पलकों के बीच छिपी हुई इन आंखों ने बयां किया है। और आज तो बड़ी तारीफ भी कर रहे हो, इरादा क्या है? प्रदीप ने उठते हुए उसके सामने हथेली करके कहा, डांस करें साथ में अगर आपकी इजाजत हो तो। सोनिका ने अदा से उसकी हथेली पर अपने हथेली रख दी और खड़ी हो गई। प्रदीप ने सॉन्ग प्ले किया और दोनों डांस करने लगे। उधर दूसरी तरफ शादी के बाद से अयान कुछ दिनों तक रूम में आया ही नहीं। सोनम अकेली ही रह रही थी। आज 3 दिन के बाद समा लौटी तो अयान की शादी के बारे में सुनकर दंदनाते हुए अयान के रूम में जा पहुंची और फिर सोनम को देखकर जल भूनकर राख हो उठी। अयान हमेशा से उसके सपनों का शहजादा था, जिसे अब सोनम ने छीन लिया था। वो सोनम को जली कटी सुना रही थी। तभी आज अयान भी लौट आया और समा को घूर कर देखा। समा तुरंत उसके पास चली आई और उसकी बाहों को पकड़ते हुए बोली, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जानते हो ना कि मैंने हमेशा से तुमसे निकाह करने का ख्वाब देखा है। अयान ने उसकी बाहों से उसके हाथों को झटते हुए कहा, हमने भी हमेशा से यही कहा कि ख्वाब टूटने पर हमारे पास मत आना। जो ख्वाब तुमने देखा वो तुम्हारा था, हमारा नहीं। न कभी हमें तुम्हें कोई भी दिलचस्पी थी और न ही है। लेकिन समा ने कुछ कहना चाहा तो अयान ने उसकी बात काट दी और बोली, ख्वाब तुम्हारा था और अब खुद को संभालोगे भी तुम ही, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। समा गुस्से से आंसू भरी निगाहें लिए बोली, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? अयान ने उतनी ही शांति से कहा, हमने कुछ किया ही नहीं। जो कुछ किया है खुद तुमने किया है अपने साथ। समा उसका चेहरा देखती रही तो अयान बोला, अब तुम यहाँ से जाने की मेहरबानी करोगे? हम बहुत थके हैं और आराम करना चाहते हैं। समा गुस्से से दरवाजे को जोर से लगाते हुए बाहर निकल गई तो अयान बिना सोनम की तरफ देखे चुपचाप सोफे पर बैठ गया। सोनम ने जब उसे खुद को इग्नोर करते देखा तो वो बोली, मुझसे शादी करने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? मैं विधवा हूँ। अयान ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, क्या कहा? सोनम गुस्से से बोली, मैं विधवा हूँ। अयान ने कहा, फिर से बोलो। सोनम ने जबड़े बींचते हुए कहा, मैं विधवा हूँ। फिर से बोली। अयान ने कहा। सोनम की निगाहों में आंसू उतर आए और साथ ही साथ गुस्सा भी। वह गुस्से से बोली, एक ही बात रिपीट करवा कर मजाक उड़ा रहे हो आप मेरा? इतनी देर में अब अयान ने उसकी तरफ नजर उठाई और खड़ा होकर उसके सामने आकर बोला, मजाक नहीं उड़ा रहे हम बात इसलिए रिपीट करवा रहे थे कि ध्यान दो आप अपनी बात पर, लेकिन शायद आप गौर नहीं कर पा रही हैं। आपने कहा कि मैं विधवा हूँ। हाँ, शब्द का मतलब आप समझ रही है? शब्द का मतलब समझ रही है? अभी इस लायक नहीं है आप कि इस शब्द को कह पाती। अगर हम ये शादी नहीं करते तो थी बन चुकी होती। मतलब पास्ट टेंस। घर के काम कीजिए और इत्मीनान से रहिए। शादी ही की है आपसे, कोई हक नहीं मांग रहे शोहर होने का। अयान ने अलमारी से कपड़े निकालते हुए कहा, जैसे मैं तो हक दे रही हूँ। सोनम ने गुस्से से कहा। अयान ने कपड़े लेकर जैसे ही गुस्ल खाने में जाना चाहा, सोनम ने कहा, जमील। अयान ने बिना मुड़े और बिना चौंके ही कहा, इस नाम का कोई शख्स यहाँ नहीं है। वह अंदर चला गया। सोनम उस दरवाजे को घूरती रही और बोली, मेरी नजर धोखे नहीं खा सकती, ये जमील ही है। जब से इसे टीवी में देखा है तब से मुझे इस पर शक था। ये शर्मीला सा क्यूट सा चेहरा सेम वही है जो जमील का था। बस उसे हंसते हुए या किसी से बात करते हुए देखा नहीं था, इसलिए थोड़ी कंफ्यूज हो जाती गाते हुए देखकर। लेकिन अब शक की कोई गुंजाइश नहीं रही। ये बेशक जमील ही। इनकार करने से और नॉर्मल रहने से इसे क्या लगता है कि मैं इसे पहचान नहीं पाऊंगी?
साबित तो मैं करके ही रहूंगी। अयान कुछ देर के बाद चेंज करके बाहर आया तो सोनम को अपनी तरफ घूरते हुए पाया। वह सोफे पर बैठते हुए बोला, हमें घूरना बंद कीजिए, जाइए हमारे लिए खाना बनाइए, अब से आप ही हमारे लिए खाना बनाएगी। सोनम चुपचाप उठ गई और बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोला तो समा को देखकर उसने हैरत से देखा। वो मैं अयान के लिए आई थी, हटो रास्ते से, समा ने बेहिसियाई से कहा। सोनम समझ रही थी कि वो वहां अयान के लिए नहीं आई थी, बल्कि उन दोनों की बातों को दरवाजे के पीछे सुनने की कोशिश कर रही थी। अयान ने समा की बात सुन ली थी तो जानबूझकर बैठे बैठे सोनम से बोला, जाते हुए दरवाजा लगाते जाना, हम अपने आराम के वक्त कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहते। जाहिर तौर पर वह ये बात समा को सुना रहा था। सोनम ने समा को देखने के बावजूद भी दरवाजा लगा दिया और आगे बढ़ी तो समा ने दरवाजा खोल दिया और अंदर चली आई। सोनम भी लौट आई और बोली, किचन कहाँ है? अयान ने समा को इग्नोर कर दिया और खड़े होकर बाहर निकलते हुए कहा, आइए दिखाते हैं। अयान सोनम के आगे आगे चल दिया और किचन में पहुंचकर बोला, ये है किचन, सारे सामान पर उनके नेम की चिट लगी हुई है। अब सोनम ने खाना तैयार करना शुरू कर दिया। अयान वहां से हट गया। कुछ देर के बाद चाची आई तो हो हल्ला मचा दिया, तौबा तौबा, ये लड़की किचन में क्या कर रही है? किचन में आने की इजाजत किसने दी से? सोनम हक्की बक्की से उन्हें देख रही थी। सोनम मासूम सी शक्ल लिए और हिरनी जैसी बड़ी बड़ी आंखों में सवाल लिए बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। चाची, अयान, अयान, चाची ने आवाज दी तो अयान बाहर आया और बोला, क्यों घर को सर पर उठा रखा है यार? बंदा 3 दिन के कॉन्सर्ट के बाद घर लौटा है, कुछ तो ख्याल करे ना। चाची ने उसकी बात पर ध्यान न देते हुए कहा, ये लड़की जिसे तुम उठा लाए हो, ये किचन में क्या करी है? 1 मिनट छोटी अम्मी, अयान ने गंभीर होते हुए कहा, उठा कर नहीं लाए हम, निकाह किया है हमने इनसे। आपको परेशानी होगी ये बात हम जानते हैं, इसलिए हमने सिर्फ अपने लिए खाना बनाने को कहा था। खाना ही खाना है तो समा बना देगी ना तुम्हारे लिए, इससे बनवाने की क्या जरूरत है? चाची ने कहा। अयान ने बोहें उठाते हुए कहा, सीरियसली समा खाना बनाना भी जानती है? हमने तो उसे आज तक सिर्फ मुँह बनाते हुए देखा है। चाची चुप हो गई पर फिर फौरन ही बोली, निकाह हुआ है तो दुल्हन की तरह नजर भी तो आए, इस तरह कौन रहता है इतना सादा लिबास? अयान ने उसकी बात काटते हुए सोनम से कहा, अब खाना लेकर रूम में जाए, हम आते हैं। सोनम चली गई तो अयान बोला, चटकीले लिबास आपकी समा से बचे तो कोई पहने ना, और वैसे भी ये हमें सादा लिबास में ही अच्छी लगती है, इसलिए हमने इन्हें कभी नहीं टोका। अब अयान भी रूम की तरफ बढ़ गया। अयान ने सोनम के हाथ का बना खाना सामने रखा और बोला, कोई प्रॉब्लम न हो तो आप भी हमारे साथ खा लीजिए। सोनम ने कहा, मेरा मन नहीं है, कहकर सोनम बेड पर बैठकर चुपचाप अयान को देखती रही। वो नजर नीचे किए खाता रहा, फिर उठकर बाहर चला गया। शाम ढले घर लौटा तो घर में चाची ने फिर शोर मचा रखा था। सोनम एक और आंखों में आंसू भरे चुपचाप खड़ी थी। अयान ने एक नजर सोनम की तरफ देखा और अंदर बढ़ा। तभी समा ने सोनम का हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो निकलो यहाँ से। अयान ने समा का हाथ पकड़कर उसके हाथ से सोनम का हाथ छुड़ा दिया और सोनम को अपने पीछे करते हुए उसके आगे खड़ा हो गया और बोला, आइंदा हाथ मत लगाना इन्हें, ये बीवी है हमारी, ना तो आप में से कोई इन्हें यहाँ लेकर आया है और न इन्हें यहाँ से निकालने का कोई हक है किसी को। कोई हमें बताएगा कि क्या तमाशा लगा हुआ है। समा फौरन बोली, तुम्हें पता नहीं यार, इसके एक 7 साल की बच्ची है पहले से। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें भी इस बारे में इसने नहीं बताया होगा। धोखा देकर तुम्हारे साथ निकाह में किया है। ये तलाक दे दो इसे। खामोश। अयान उसकी बात पूरी होने से पहले गरजा, एक और गलत लफ्ज नहीं, इन्होंने हमें सब बताया है। ये हमारी बीवी है और अगर इनके पहले से एक बेबी है तो भी हमें कोई परेशानी नहीं है इनके साथ निकाह में रहने से। हमने इनसे जिन हालातों में निकाह किया है उस वक्त ये कुछ भी बताने की हालत में नहीं थी और न ही हम कुछ पूछने की हालत में थे, लेकिन बाद में इन्होंने हमें बता दिया था। सोनम उसको देखने लगी, कितनी सफाई से उसने झूठ बोल दिया। सोनम और उसके बीच तो कोई बात ही नहीं हुई थी। अयान ने सबको देखते हुए कहा, आगे से हमारी बीवी से रिलेटेड कोई भी बात हो तो पहले हमें इन्फॉर्म किया जाएगा। हम उनसे खुद अकेले में बात करेंगे। इस तरह हॉल में बुलाकर सब नौकरों और लोगों के सामने इन्हें जलील करने की कोशिश कोई नहीं करेगा, वरना हम इन्हें लेकर फ्लैट में शिफ्ट हो जाएंगे। हम आप सभी की इज्जत करते हैं और अपनी बीवी के लिए भी
आप सबसे सम्मान की उम्मीद करते हैं। रूम में चलिए, अयान ने सोनम से कहा। सोनम सबकी घूरती निगाहों के कारण जब जगह से नहीं हिली तो अयान ने सोनम का हाथ पकड़ा और अंदर रूम की तरफ बढ़ गया। हुआ यूं था कि भव्या को सोनम से बात करने का मन कर रहा था तो हरीश ने उसे कॉल किया। सोनम अभी भव्या से बात कर ही रही थी। उसी वक्त चाची और समा भी वहां आ गई थी और उन्होंने तहलका मचा दिया था। अब अयान ने रूम में एंट्री करते ही सोनम का हाथ छोड़ दिया और जाकर शर्ट के दो बटन खोलकर सोफे पर बैठ गया। सोनम ने उसके सामने आते हुए कहा, झूठ क्यों कहा सबके सामने? मैंने तो आपको कुछ नहीं बताया। अयान ने आंखें खोली और उसकी तरफ देखा तो सोनम ने कहा, जमील ही हो ना आप? अयान मुस्कुरा दिया और बोला, लगता है बहुत खास है कोई आपका। वैसे इस जहां में एक सूरत के बहुत से लोग होते हैं, हम अयान है, सिर्फ अयान। तभी समा कहती है, झूठ बोल रहे हो आप, मुझसे कोई रिश्ता नहीं है। फिर भी मुझे बचाया, मुझसे शादी की और आज अपने परिवार के लोगों से इतना कुछ कह दिया मेरे सम्मान के लिए। एक अनजान के लिए इतना कोई नहीं करता। अब अयान कुछ नहीं बोला, चुपचाप आंखें बंद किए सोफे पर पीछे लगकर बैठ गया। तभी सोनम फिर से बोली, ठीक है, लोगों से बचने के लिए शादी कर ली तो पड़े रहने देते कोने में एक सम्मान की तरह। इतनी मायने क्यों रखती है एक अनजान लड़की आपके लिए? आप तो एक सेलिब्रिटी हैं। लड़कियों का तो हुजूम उमड़ा रहता है ना आपके पीछे। फिर ऐसा क्यों कि मुझे इम्पोर्टेंस दे रहे हो? अयान ने आंखें खोली और बोला, पहली बात की आप अब तक अनजान थी जब तक रोड पर लोगों के बीच गिरी हुई थी, लेकिन जिस पल हमने आपसे निकाह किया आप अनजान नहीं रह गई। रिश्ता है हमारा। दूसरी बात, सेलिब्रिटी भी इंसान ही है। हुजूम के लोग फेम और नेम देकर उछलते हैं, ऐसे लोगों से रिश्ता नहीं जोड़ा जाता। और सबसे जरूरी बात, आपको इम्पोर्टेंस इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप हमारी बीवी है। इस घर में हम लाए हैं आपको, तो आपके मान सम्मान की जिम्मेदारी भी हमारी है। सोनम उसके ऊपर झुकते हुए बोली, मतलब आप नहीं मानोगे कि आप जमीली हो? अयान ने उसकी तरफ संयत भाव से कहा, जो हम है ही नहीं वो आपके कहने से क्यों मान ले? और ये सब क्या है? दूर रहकर बात कीजिए हमसे। अयान उसके पीठ मोड़ते पीछे से मुस्कुराया और फिर तुरंत ही शांत होकर बोला, वैसे चाहो तो आप हमें बता सकती है कि वो बेबी वाला केस क्या है? क्योंकि आपकी तो बेबी हो ही नहीं सकती। अभी आपकी खुद की उम्र इतनी नहीं है। या आपने कहा था कि आप विधवा है। कोई परेशानी न हो तो बता दीजिए, खुद से जुड़ी हर बात, क्योंकि घर में रोज सवाल उठेंगे तो हम कब तक झूठ बोलकर आपको बचाएंगे? सोनम ने उसकी तरफ देखा तो वह बोला, भरोसा कर सकती हो हम पर? सोनम ने अब अयान को अपने माँ पापा के कार एक्सीडेंट से लेकर चाचा चाची द्वारा राजीव से शादी तक की सारी बात बता दी और ये भी कि दंगे के रोज वह भव्या से मिलकर ही लौटी थी। अयान ने खड़े होते हुए कहा, निश्चिंत रहिए, हम आपसे भव्या की माँ होने का अधिकार कभी नहीं छीनेंगे। सोनम उसको पलके झपका कर देखती रही तो वो बोला, भूख लगी होगी ना, खाना मंगवा रहे हैं, हाथ मुंह धो लीजिए। सोनम अटैच्ड बाथरूम में चली गई तो अयान ने एक नौकर से खाना लाने को कहा और रूम में ही चेंज करके टी शर्ट पहन ली। और उधर हुड्डी वाला लड़का अब भी भीम की तलाश में था, वही भीम जिसने उसके माँ बाप को मरवाया था। उसे ही मारना बाकी था और उसके बाद इस दलदल से बाहर आना था। वह यहाँ वहाँ घूमकर भीम की लोकेशन पता कर रहा था और वहीं दूसरी तरफ कांस्टेबल अरविंद ने ही जान लगा दी थी हुड्डी वाले को पकड़ने के लिए जाल बिछाने में। दोनों में से किसे सफलता मिलेगी ये तो ऊपर वाला ही जानता था। और उधर भव्या की दोनों बुआ ने उसे रोज सोनम के बिजनेस टूर पर लखनऊ जाने का मतलब लगा लिया था कि भव्या लखनऊ में है। और जब वे लखनऊ कुंडे भेज चुकी थी, हालांकि अभी तक उन्हें भव्या का पता ही नहीं लग सका था। उन लोगों को लखनऊ से लौटने के बाद से सोनम का कोई अता पता नहीं था, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता था। वे तो वैसे भी भव्या के मिलने के बाद सोनम को रास्ते से हटाने का प्लान बना ही रही थी, इसलिए सोनम के गायब होने से खुश थी। दूसरी ओर सोनिका प्रदीप से गिटार बजाना सीख रही थी। अब उसे कभी कभी कुछ धुंधली सी झलकियां नजर आने लगी थी, पर फिर भी पूरी तरह से याददाश्त नहीं लौटी थी। वह प्रदीप को परेशान करके रख देती थी, लेकिन प्रदीप बेहद ही समझदारी से उसको हैंडल कर लेता था। इसी बीच प्रदीप के माँ बाप को ये खबर लग गई थी
कि घर पर एक लड़की है और वो इस बात से नाखुश थे। आखिर प्रदीप उनका इकलौता बेटा था। किसी भी एरी गहरी लड़की का उसकी जिंदगी में होना वे कैसे बर्दाश्त कर पाते। सोनिका को प्रदीप से दूर करना चाहते थे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि प्रदीप सोनिका को कभी अकेले बाहर जाने के लिए नहीं छोड़ता था। अयान का घर। एक रात शाम के वक्त आराम करते करते अयान की आंखें झपक गई तो सोनम चुपके से आई और पेट के बल औंधे मुंह लेटी हुई अयान की टी शर्ट को धीरे से ऊपर सरकाना चाहा। तभी सरसराहट से अयान फुर्ती से उठ गया और सोनम का हाथ पकड़कर उसे नीचे गिरा दिया और खुद उसके दोनों हाथ पकड़ उसके ऊपर झुकते हुए बोला, जाग रहे हम। इतनी बेहोशी की नींद नहीं सोते कि कोई कुछ भी करे और हमें पता भी ना लगे। क्या कर रही थी? कहा ना हमारे करीब ना आया करे। सोनम कुछ कहती उससे पहले ही तेजी से दरवाजा खुला और समा नजर आई और बोली, अयान। उसने कुछ कहना चाहा पर अंदर का नजारा देखकर चिढ़ उठी। अयान जानबूझकर जैसे ही था वैसे ही रहा। सोनम को भी उठने नहीं दिया और बोला, इस तरह हमारे कमरे में बेधड़क आना तुम्हें नहीं लगता कि गलत है? अब हमारी शादी हो चुकी है तो नोक करके आया करो। समा अब भी खड़ी थी तो अयान ने उठकर दरवाजे पर आते हुए कहा, नजर नहीं आ रहा कि हम व्यस्त हैं? चाहे जो भी बात हो बाद में बात करते हैं। अयान ने दरवाजा समा के मुंह पर भी बंद कर दिया और खड़ी हो चुकी सनम का हाथ पकड़ते हुए कहा, आज जो कोशिश की वो दोबारा मत करना। सोनम ने भी अपना हाथ उसके हाथों से छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, लाख इनकार कर लो पर मैं जानती हूँ कि आप जमीली हो। अयान ने उसे करीब खींचकर कमर पकड़ते हुए कहा, हमारे सामने किसी और शख्स का नाम लिया तो अच्छा नहीं लगता हमें, और करीब भी आना है तो बहाने की क्या जरूरत है? सोनम मुझसे अलग होने की कोशिश करते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे सिर्फ आपकी पीठ देखनी थी ताकि मैं साबित कर सकूं कि आप ही हो जमील। अब सोनम ने पीछे हटना चाहा तो खुद के ही पैरों में पैर उलझ गए और वो गिरने को हो गई तो अयान ने उसे पकड़कर फिर से करीब करते हुए कहा, क्या वो घबरा गई हमारी बात से? सोनम ने उसके हाथ को हटा दिया और सीधी खड़ी होते हुए बोली, मैं अनजान लोगों से घबराती हूँ, आपसे क्यों घबराने लगी भला? तो अयान ने वह उठाते हुए कहा, मतलब हम अपने हैं? सोनम फौरन बोली, ये मतलब नहीं था मेरा मतलब है कि आपको मैं जानती हूँ तो क्यों घबराऊं? अयान मुस्कुराते हुए बोला, झूठ। तभी सोनम ने बात बदलते हुए कहा, आपको वो समा बुलाने आई थी ना, तो जाइए। तो अयान कहता है, इतनी भी कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं होती उसके पास। अयान ने कहा और बेड की तरफ बढ़ा तो सोनम ने उसकी बाहें पकड़कर वापस दरवाजे की तरफ घुमाते हुए कहा, जाइए। अब मुस्कुराते हुए अयान बाहर निकल गया तो सोनम बेड पर बैठ गई और सीने पर हाथ रखते हुए बोली, ये तो कुछ ज्यादा ही फ्रैंक हो गया है इन 2 सालों में। देखता तक नहीं था, बोलना तो दूर की बात थी, और देखो फ्लर्ट मारा है, वो भी मेरे साथ। इसके सामने ही तो मेरी आवाज निकलती नहीं थी क्योंकि ये चुप रहता था, लेकिन अब तो ये भी बोलने लगा है। आज तो इसने बात को बदल दिया, लेकिन पीठ तो मैं देख कर ही रहूंगी और तब शक की कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी और न ही ये इनकार कर पाएगा कि मैं जमील नहीं हूँ। इधर सोनिका की जिद पर प्रदीप उसे बाहर लेकर निकला था। वो कुछ सामान लेने को कहने लगी तो प्रदीप ने उसे मॉल में ही एक तरफ को खड़े रहने को कहा और खुद सामान लेने चला गया। लौट कर आया तो सोनिका वह नहीं थी। प्रदीप तो बस पागल हो उठा। वो सोनिका को ढूंढने लगा। रात गहराने लगी थी और प्रदीप सोनिका के न मिलने से अब रुआ सा हो उठा था। कहानी के पार्ट 3 में हमने देखा था कि सोनिका अचानक ही गायब हो गई थी। आखिर कहाँ है वो? उधर सोनिका को प्रदीप के पापा के कहने पर ही कुछ गुंडे उठा कर ले गए थे। वो काबू में नहीं आ रही थी। 2-3 को मार कर गिरा चुकी थी तो एक आदमी ने उसके सिर पर वार कर दिए तो सोनिका बेहोश हो गई। प्रदीप को जब सोनिका नहीं मिली तो उसने लौटकर सीसीटीवी फुटेज देखी और सोनिका को मॉल से बाहर ले जाते उन आदमियों में से एक आदमी को पहचान लिया। वो उसके पापा के पास आया करता था पहले। वो ठेकेदार हुआ करता था। प्रदीप ने अपने पापा को फोन लगाया और बोला, फॉर्मेलिटी निभाने की कोशिश मत करना। सोनिका को अगर कुछ भी हुआ तो समझ लेना कि आपका बेटा भी अब इस दुनिया में नहीं रहा, और मजाक समझने की भूल मत कीजिएगा। आई सीरियसली मीन इट। तभी सिंह साहब यानी कि प्रदीप के पापा कहते हैं, ये क्या अनाप शनाप बक रहे हो? हम क्यों करेंगे सोनिका के साथ कुछ भी? तो प्रदीप ने चीखते हुए कहा, भूलिए मत वो ठेकेदार जो आपके पास आता था पहले,
उसे मैं अच्छे से पहचानता हूँ। सोनिका सही सलामत घर पर मिलनी चाहिए मुझे, वरना तैयारी कर लेना मेरे क्रियाक्रम की। गुड बाय। ऐसा क्या खिला दिया तुमको उस लड़की ने कि उसके लिए मरने पर उतारू हो गए हो? सिंह साहब ने तेज लहजे में कहा। तो प्रदीप भी तल्खी से बोला, खिलाया तो कुछ नहीं, लेकिन दिया जरूर है वक्त। वो वक्त जो आप दोनों मुझे कभी नहीं दे पाए। उधर गाड़ी में ही सोनिका को होश आया, तब उसे सब कुछ याद था। शायद सिर पर जो वार हुआ था उसकी वजह से उसे सब कुछ याद आ गया। उसने हल्के से आंखें खोलकर सबको एक नजर देखा और फिर चलती कार का दरवाजा खोलकर ही किसी के कुछ समझने से पहले ही कूद गई। कार कुछ दूर जाकर रुकी। सोनिका के शरीर के कई हिस्से रगड़ खाकर छिल गए थे, पर उसे परवाह नहीं थी। वो बस भाग रही थी। गाड़ी से उतरकर 3 आदमी उसके पीछे हो गए थे और भागते भागते ही सोनिका के ढीले ढाले कुर्ते को पकड़ लिया। पर आगे भागती सोनिका के न रुकने की वजह से कुर्ता फट गया और पीठ नजर आने लगी। तो सोनिका की चाल धीमी हो गई। वो पलटी और एक लात उसके मुंह पर जमा दी जिसने कुर्ते को पकड़ा था। दुपट्टे को तिरछा करके बांधने की कोशिश में थी, लेकिन उन लोगों से लड़ने की वजह से ऐसा कर नहीं पा रही थी। और उन गुंडों के फोन भी रिंग कर रहे थे, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। उसके साथ गलत करने की कोशिश भी करते उससे पहले ही पीछे से कोई हवा की तेजी से आया और अगले ही पल औंधे मुंह वो आदमी जमीन पर पड़ा था। पीछे के दोनों आदमियों को पहले ही मुंह दबाकर और उनका सिर दीवार में मारकर वो हुड्डी वाला लड़का बेहोश कर चुका था और वे भी जमीन पर पड़े हुए थे। जमीन पर पड़े सोनिका के दुपट्टे को उठाया और उसे ढंग से सोल की तरह उड़ा दिया। तो सोनिका उसके अपने तो भरे व्यवहार को देखकर उसके गले लग गई और बेसुध हो गई। हुड्डी वाले ने जेब से रुमाल निकालकर उसके सर पर बांध दिया और फिर कुछ दूर आकर मास्क और हुड्डी हटाकर एक ऑटो रुकवाया। फिर उसमें बैठकर निकल गया। जाते जाते भी वह काफी देर तक उस प्लॉट में पड़े उन लोगों के बारे में सोचता रहा। जिंदा बच गए थे वो लोग क्योंकि सोनिका को बचाना जरूरी था। वो अर्ध बेहोशी में थी। अगर हुड्डी वाला उन लोगों को आग लगाता तो सोनिका को लेकर जल्दी भाग नहीं पाता, इसलिए उसने सोनिका को बचाना चुना और जाते जाते उन आदमियों में से एक के मोबाइल को उठाकर अपनी जेब में रख लिया था। इधर प्रदीप ने अपने मम्मी पापा से बात करना बंद कर रखा था। वो सोनिका की कोई खबर न मिलने से बेहद परेशान था। मन में आता तो खाना खा लेता, वरना बिना खाए पड़ा रहता। अब प्रदीप के मम्मी पापा भी अब तो परेशान हो उठे थे। उन गुंडों से बात करने पर वे कह चुके थे कि लड़की भाग गई है, लेकिन सवाल यही था कि गई तो गई कहाँ। कुछ दिनों के बाद अयान के घर। अयान बाथरूम में नहाने गया हुआ था और सोनम किचन से बाहर आई और जल्दी से रूम में चली आई। बाथरूम का दरवाजा हल्का सा खुला था क्योंकि अयान सोनम को किचन में देखकर आया था, तो वह निश्चिंत था उसे लेकर। सोनम तो बस उसकी ताक में रहती थी। रात में अयान अक्सर ही प्रैक्टिस के लिए स्टूडियो चला जाता और घर पर ही नहीं रहता था कि सोए में सोनम को कोई मौका मिले उसकी पीठ देखने का। वो अंदर आए और मोबाइल के वीडियो रिकॉर्ड को ऑन करके उसने धीरे से बाथरूम के दरवाजे के किनारे से अंदर की तरफ किया। तभी फोन नीचे गिर गया तो अयान उसे देख लेता है। अयान सोचता है कि ये क्या करने वाली है। कभी सोते टाइम पीठ देखती है तो नहाते टाइम वीडियो रिकॉर्ड करती है। अयान टी शर्ट और लोअर डाला, फिर लेट कर फोटो देखते हुए मुस्कुराते हुए सोचने लगा। दिल में न चाहते हुए भी प्यार के बीच अंकुरित होने लगे हैं। मन मचलने लगा है। इनका चेहरा देखते ही मन निखर उठता है। घर आने के बाद इनका चेहरा देखने को, इनसे मिलने को मन बेकरार रहता है। प्यार तो होने लगा है। हमारी कमजोरी बनने लगी है या शायद बन चुकी है। क्या इनके भी जज्बात बगावत करते हैं हमारी तरह? क्या खुद को हमारी तरफ बढ़ने से रोकने की इनकी कोशिश भी कभी नाकाम होती है? बारिश के तरह आई है ये हमारी जिंदगी में। मुरझाया मन एक बार फिर हरा उठा है। उधर सोनिका के साथ हुए हादसे को आज 1 हफ्ता हो गया था। दंगे के हालात शांत हो चुके थे, लेकिन फिर भी डर से लोग घरों से ज्यादा नहीं निकल रहे थे। हुड्डी वाले ने उन लोगों को आज घेर लिया था और मार रहा था, जबकि उसे भी वे लोग मौका मिलते ही मारे जा रहे थे। उन गुंडों के पास गन थी, लेकिन चलाने पर आसपास मौजूद पुलिस आ जाती। इस डर से वो चला नहीं सकते थे, तो सिर्फ डराने के लिए गन निकाली थी। हुड्डी वाला 2 को मारकर जमीन पर गिरा चुका था और अब गन वाले आदमी की तरफ बढ़ता रहा।
वो आदमी बोला, आगे मत बढ़ वरना गोली चला दूंगा। हुड्डी वाला बोला, दम है तो चला। हुड्डी वाला आदेश के स्वर में बोला और उसके ट्रिगर पर हाथ रखते रखते उतनी ही फुर्ती से आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़कर कलाई मोड़ दी और घुटनों से उसके मुंह पर वार किया। और इधर सोनम आज समा के साथ बाहर घूमने निकली थी और समा जानबूझकर बहाने से उससे अलग हो गई ताकि सोनम रास्ता भटक जाए। और वही हुआ, सोनम रास्ता भटकी। उसके पास पैसे भी नहीं थे। वह कुछ दूर निकल आई तो उसकी नजर पास के हुड्डी वाले लड़के पर पड़ी। वह बहाकर उस तरफ बढ़ी और हुड्डी वाले के तीली जलाते ही उसका हाथ पकड़ लिया। हुड्डी वाले ने पलट कर देखा और अपना हाथ खींचते हुए बोला, दूर रहो मुझसे। इतनी में वे गुंडे उठकर भागने लगे तो हुड्डी वाला फिर उन्हें मारने लगा। सोनम उसे पकड़ने लगी तो उसने सोनम को धक्का दे दिया जिससे वो नीचे गिर गई और हाथ छिल गया। अब दोबारा उठी और उसकी बाहें पकड़ते हुए बोली, कौन हो तुम? क्या किया इन्होंने? और चाहे जो भी किया हो इस तरह मारोगे तुम इन्हें? हुड्डी वाला हाथ झटकते हुए बोला, सिर्फ मारूंगा, अरे जान से मारूंगा इन्हें। वे आदमी मौका पाकर बाहर खड़े हुए तो हुड्डी वाले ने सोनम का हाथ पकड़ा और पास खड़ी कार में बिठा दिया। तभी सोनम ने गुस्से से कहा, मैं क्यों चलूं तुम्हारे साथ? वह कुछ नहीं बोला तो सोनम ने उतरना चाहा लेकिन हुड्डी वाले ने गाड़ी लॉक कर दी और स्टार्ट कर दी। सोनम का मन घबरा उठा लेकिन हुड्डी वाला का चेहरा देखने में भी वो अभी तक नाकाम हो रही थी। हुड्डी वाले ने गाड़ी रोकी और उसे जबरदस्ती गाड़ी से बाहर निकाला और सोनम खुद को उसके विपरीत खींचते हुए बोली, कहाँ लाए हो? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हुड्डी वाला बिना एक शब्द बोले उसे जबरदस्ती खींचते हुए अंदर ले गया और एक रूम का दरवाजा खोलकर अंदर करते हुए हाथ छोड़ दिया। खटपट सुनकर अंदर मौजूद सोनिका ने घुटनों में छिपा अपना चेहरा ऊपर उठाया तो सोनम को देखकर रो पड़ी। सोनम भी सोनिका को देखकर दंग रह गई और भागकर उसे गले लगा लिया। दोनों बहनें रो रही थी और हंस भी रही थी। सोनम उसके सर की पट्टी पर हाथ फिराते हुए बोली, तू जिंदा है? किसने तेरी ये हालत की है? सोनम ने हुड्डी वाले की तरफ देखा तो सोनिका फौरन बोली, उसने बचाया है मुझे। सोनिका ने सोनम को सब कुछ बताया और ये भी कि वो प्रदीप के साथ थी। तो सोनिका ने सोनम का हाथ पकड़ा और बोली, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चल घर चलते हैं। तभी सोनम ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, वो घर अब हमारा नहीं रहा। तो सोनिका ने असमंजस्य से कहा, क्या मतलब? सोनिका ने उसे पूरी कहानी बता दी तो सोनिका गुस्से से तमा उठी और बोली, इस चाची की इतनी हिम्मत, मेरी बहन की ये हालत कर दी, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। तो सोनम ने उसका चेहरा अपने हाथ में लेते हुए कहा, छोड़ वो सब। सोनिका से घूरती रही, मन ही मन सोचा, तू कहेगी तो भी नहीं छोड़ने वाले। बताओ, जो खुद बच्ची है उसे एक बच्ची की माँ बना दिया। अब हुड्डी वाला वहाँ से हट गया। सोनम और सोनिका चारों तरफ देखने के बाद बाहर आई तो कुछ दूर चलने के बाद एक गाड़ी बगल में आकर रुकी और शीशा नीचे किया हुआ था तो अयान नजर आया। अयान ने मुस्कुराते हुए कहा, ब्यूटीफुल लेडीज, हम ड्रॉप कर दें? इस तरह रात में भटकना ठीक नहीं है। जमील, सोनिका के मुंह से निकला तो सोनम ने सोनिका के कान में फुसफुसाते हुए कहा, वही है, लेकिन खुद को अयान कहने का भूत चढ़ा हुआ है। तभी सोनिका ने उसे देखते हुए कहा, मतलब पर्सनली जानती है उसे? तभी सोनम ने धीरे से कहा, जीजा है तेरा। सोनिका हैरान रह गई, फिर अगले ही पल मुस्कुराते हुए बोली, कांग्रेचुलेशन, कहती थी ना कि तुझे पसंद करता है। अयान ने हॉर्न बजाते हुए कहा, कानाफूसी तो गाड़ी में भी कर सकती हो। वह दोनों अंदर बैठ गए। सोनम सोनिका के साथ पीछे ही बैठी तो अयान ने मिरर सेट कर लिया और उसमें थोड़ी थोड़ी देर पर सोनम को देख लेता। सोनिका भी सोनम से बात कर रही थी लेकिन बीच बीच में अयान को देख लेती। तभी अयान ने अब कहा, ये तो देखने से आपकी बहन लग रही है, लेकिन इस वक्त आप बाहर कैसे? तो सोनम कहती है, समा अपने साथ लाई थी लेकिन फिर मैं रास्ता भटक गई। फोन और बैग समा के पास ही रह गया था, इसलिए फोन नहीं कर पाए। अयान थोड़ा गंभीर हो गया और समझ गया कि समा ने सब जानबूझकर किया है। अब अयान की कार जैसे ही पार्क हुई, घर में हलचल की आवाज सुनाई देने लगी। सोनम सोनिका पीछे थी और अयान आगे। चाची बोल रही थी, बताओ, शरीफ खानदान की बहुएं इतनी रात कहीं घर से बाहर रही, ये कहाँ ठीक लगता है? अकेली जाने कहाँ घूम रही है? अयान ने इसे इतनी आज़ादी देकर इसका मन बिगाड़ रखा है। तभी अयान ने अंदर एंट्री करते हुए कहा, अगर हम गलत नहीं हैं तो हमारी बेगम के बारे में चर्चा चल रही है ना? तो चाची ने मुंह बनाते हुए कहा, तो और क्या करेंगे, तुम्हारी बेगम नित नए नए कारनामे जो करती है। अब अकेली रात में बाहर घूमने क्यों निकली भला? अब सोनम को दरवाजे पर देखकर उसकी बात अधूरी रह गई तो अयान मुस्कुराते हुए बोला, क्या छोटी अम्मी, कम से कम फोन करके हमसे पूछ लेती ना,
हम ले गए थे इन्हें ड्राइव पर, फिर इनकी सिस्टर मिल गई तो बाहर ही खाना खाने लगे, इस चक्कर में लेट हो गए। अब हमेशा इनको लेकर मसला क्यों खड़ा करती है? अब सोनिका चाची और समा को घूर रही थी। समा ने मुंह पिचकाया तो सोनिका ने भी दोनों तरफ होठ टेढ़े कर दी। अब अयान रूम की तरफ बढ़ गया और सोनम और सोनिका भी पीछे पीछे हो गई। तभी अयान ने कहा, आप अपनी बहन को साइड वाले रूम में शिफ्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत होगी तो आपसे बात करने में आसानी होगी। तभी सोनम ने झिझकते हुए कहा, आज आप घर पर रहेंगे तो मैं सोच रही थी कि मैं भी आज सोनिका के साथ ही रह लूं उसके कमरे में। अयान ने एक नजर सोनिका की तरफ देखा तो सोनिका बोली, मैं जरा वॉशरूम जाऊंगी, हाथ मुंह धो लूं। सोनम ने इशारा कर दिया तो सोनिका अंदर चली गई। उसके जाते ही अयान ने सोनम का हाथ पकड़ा और उसे बेड पर बिठाकर खुद उसके सामने घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। फर्स्ट एड किट खोला और उसकी हथेली को पकड़कर डिटोल से साफ किया और बैंडेज लगाते हुए बोला, अपना ख्याल रखा कीजिए। अब अयान खड़ा हो गया और किट रखने लगा तो सोनम ने फिर पूछा, मैं सोनिका के साथ ही रह लूंगी आज। अयान ने शांति से कहा, हम भी आज पहली बार ही घर पर रुक रहे हैं, समा और छोटी अम्मी फिर मसला खड़ा कर देंगे। सोनम ने सोचते हुए कहा, ठीक है, पर मैं सोनिका के साथ बातें करने के बाद थोड़ी लेट आऊंगी सोने के लिए। अयान ने धीरे से कहा, ठीक है। तभी सोनिका ने अंदर से आवाज दी, रोमांस हो गया हो तो मैं बाहर आऊं? सोनम ने अयान से नजरें चुराते हुए कहा, कोई रोमांस नहीं हो रहा, बाहर आ। सोनिका बाहर आई तो सोनम उसे अपने साथ बराबर वाले रूम में ले गई, अपने कुछ कपड़े उसे दिए और दोनों साथ में ही बेड पर लेट गए। सोनम की आंख फिर डबडबा आई तो सोनिका ने उसके गले में बाहें फंसाते हुए कहा, ओह, रोना धोना बंद कर, अब मैं हूँ तेरे साथ। जितने दिन अकेले रहना था तू रह चुकी है और जो कुछ तेरे साथ हुआ बस हो गया। अब मैं हूँ मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। तू इतना कुछ होने पर भी विरोध में बोलना भी नहीं सीख पाई, अपने लिए खड़ा होना सीख गई, जिसे भव्या के लिए तुझ में हिम्मत आ गई और उसके लिए जान देने को भी तैयार है, वैसे अपने लिए भी खड़ी होना सीख। सोनम ने उसके हाथ में हाथ फंसाते हुए कहा, नहीं हो पाता मुझसे, इतने दिनों बहुत याद आई तेरी। अब सोनिका ने अध लेटी होकर कोहनी मोड़कर हथेली पर सर रखते हुए कहा, ये बता, जमील के साथ कैसा रिश्ता है? मतलब लव सब चल रहा है या शर्माना ही चल रहा है दोनों का? तभी सोनम ने उसे घूरते हुए हैरानी से कहा, दोनों? किस गलतफहमी में है? वो नहीं शर्माता यार, जमील से अयान क्या बना, नेचर भी चेंज हो गया है। तो सोनिका ने कहा, अच्छा, ये अयान बनने का क्या चक्कर है यार, पक्का जमील ही है ये। तो सोनम ने कहा, वो तो मैं जानती हूँ, पर मानता नहीं है वो, और घर पर भी सब उसे अयान अयान कहते हैं, पर मैं भी साबित करके रहूंगी। सोनिका ने सवालिया निगाहें जमाते हुए कहा, कैसे? तभी सोनम कहती है, तुझे याद है कोचिंग में लास्ट दिन में कितनी तेजी में थी वहां से भागने की, पूरी फेयरवेल पार्टी भी अटेंड नहीं करने दी थी तुझे। तो सोनिका ने पूछा, हाँ याद है, क्यों? तभी वो मैं ना बीच में उठकर क्लासरूम की ओर चली गई थी जरा रिलैक्स होने के लिए, लेकिन जब दरवाजा खोला तो अंदर जमील टी शर्ट चेंज कर रहा था, शायद उसकी कोई परफॉर्मेंस थी। वैसे तो उसकी पीठ थी मेरी तरफ, पर उसने दरवाजा खोलते ही मुड़कर देखा और मेरी नजर उससे मिल गई थी। उसे ऐसे बेली बॉस धड़ के देखकर मैं तो सरपट भाग आई थी और रुकी भी नहीं थी, सीधे घर पर ही रुक गई थी तुझे साथ लेकर। फिर तो कभी मिलना था ही नहीं, कौन जानता है कि एक दिन उससे मेरी शादी होगी, बस एक बार उसकी पीठ नजर आ जाए तब पूछूंगी उससे तो मैं। तो सोनिका ने पूछा, क्यों, कोई निशान है क्या उसके पेट पर? तभी सोनम ने सर हिलाते हुए कहा, टैटू है। सोनिका ने मुंह बनाते हुए कहा, तो ये कौन सी बड़ी बात है, सोते वक्त देख लेना। तभी सोनम ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, सोते वक्त देख ले, इतना आसान नहीं है, और वैसे भी वो रात को यहाँ नहीं रहता, स्टूडियो जाता है प्रैक्टिस के लिए, आज पहली बार रुका है घर पर। तो सोनिका ने सोचते हुए कहा, अच्छा। तभी सोनम बोली, क्या हुआ, इतना क्या सोचने लगी? तो सोनिका तुरंत बोली, बाद में बताऊंगी, पहले बता के क्या हुआ, तूने कोशिश की तो? तभी सोनम ने एकदम से कहा, यार हाथ पकड़कर पटक दिया मुझे, पहले तो सिर नहीं उठाता था और अब तो मुझे छेड़ता है, अब तो मोबाइल भी स्वाह हो गया है उसकी पेट के चक्कर में। तभी सोनिका ने उसे खींचकर वापस गिराते हुए कहा, पागल है तू और पागल ही रहेगी, वो जमील है तो वो चेंज होने का नाटक कर सकता है पर चेंज नहीं हो सकता।
जो बंदा इतना शर्मीला था वो एकदम से ऐसे थोड़ी छेड़ने लगेगा। तू डरती है, घबराती है, इसलिए वो तुझे छेड़ता है ताकि तू घबरा कर उससे दूर रहेगी। ऐसा वैसा कुछ नहीं करेगा और वो बच जाएगा। तू एक बार उससे घबरा मत, उल्टे छेड़ के देख। एक बार उसे ऐसी सिट्टी पिट्टी गुम होगी, देखना फिर से जमील वाले हाव भाव नजर आने लगेंगे। जो इंसान तेरे नाम लेने से शर्मा जाता था वो इतना नहीं बदल सकता। तो सोनम ने उठते हुए कहा, रहने दे, मैं नहीं करने वाली तेरे कहने पर कुछ भी। अब सोनिका उसके गले में बाहें फंसाकर बोले, सुन, आइडिया बता रही हूँ उसे छेड़ने का, एक बार करके दे, पक्का जमील का पुराना रूप देखने को मिल जाएगा। सोनम ने बेचारों जैसा मुंह बनाते हुए कहा, यार तू खुराफाती है, पर मैं फंस जाऊंगी। सोनिका ने उसकी बात को अनसुना करते हुए उसके कान के पास जाकर कहा, सुन सोनम, चुपचाप सुनती रही। फिर सोनिका के अलग होते हुए बोली, ठीक है। फिर कमरे में जाते जाते उसे याद आया तो वह रुकी और सोनिका से बोली, सुन, प्रदीप का नंबर है तो कॉल कर लेना, बेचारा परेशान होगा। सोनिका ने फौरन इनकार करते हुए कहा, नहीं, मुझे उसका रिएक्शन देखना है, पता तो चले कि जो मुझे उसकी निगाहों में दिखता था वो सच है या नहीं। सोनम बाहर निकल गई और धीरे से अपने रूम का दरवाजा खोला। लगा कि अयान सो गया है और तो धीरे से दरवाजे की चटकनी लगाई और आकर बत्ती जलते ही रहने दी और करवटें लेकर लेटे अयान की तरफ धीरे से देखा। उसकी आंखें बंद थी तो सोनम उसे चुपचाप देखने लगी। अयान ने कुछ देर के बाद दूसरी तरफ करवट ली तो सोनम उठकर दूसरी ओर चली आई। वो समझ चुकी थी कि अयान जाग रहा है। अयान ने फिर कुछ देर बाद दूसरी तरफ करवट ले ली और चादर में ही मुंह को ढक लिया। सोनम भी अपनी जगह पर चली आई और उसने भी चादर खींचकर उसके अंदर मुंह ढक लिया। तब अयान उठ गया और चादर खींचते हुए बोला, सो क्यों नहीं रही है आप, क्यों परेशान कर रही है? तभी सोनम ने भोला सा मुंह बनाकर कहा, मैं तो बस आपकी शक्ल देख रही हूँ, परेशान थोड़ी न कर रही हूँ। अयान ने जलाते हुए कहा, हमें नहीं पसंद घूरना बंद करे और सो जाए। सोनम अब मुस्कुरा उठी। सच में सोनिका के ट्रिक से जमील वाली असहजता इस वक्त अयान के चेहरे पर नजर आ रही थी। अयान लेट गया तो सोनम भी लेट गई। अयान समझ गया था कि ये सब सोनिका का ही काम है, वरना सोनम में अभी तक इतनी हिम्मत नहीं थी इस तरह अयान को परेशान करे। सुबह नींद खुली तो अयान शर्ट के बटन बंद करता नजर आया। सोनम उसे देखने लगी तो वह जानबूझकर उसके करीब चला आया और बोला, क्या बात है, रात से आपके हाव भाव कुछ बदले बदले लग रहे हैं। उसकी करीबी से सोनम अंदर ही अंदर धड़कनों को बढ़ा हुआ महसूस कर रही थी, लेकिन सोनम की बात को याद करते हुए बाहर से सहज ही बनी रही। वह अयान के कॉलर सही करते हुए बोले, क्यों, बदलना नहीं चाहिए मुझे। अयान को उम्मीद नहीं थी कि सोनम उसे टच करेगी। वह उसका हाथ कॉलर से हटाने को हुआ तो सोनम ने उसके गले में बाहें डाली और बोली, क्या हुआ? अयान सच में उसकी इस हरकत से असहज हो रहा था। वो बोला, कुछ नहीं। सोनम उसकी असहजता को भांप रही थी तो जानबूझकर वह उसके गले में फंसाते हुए बोले, जमील हो आप, क्यों जुटला रहे हो इस बात को, बिल्कुल उसी तरह असहज हो रहे हो। अयान ने उसके हाथ उठाते हुए कहा, हम असहज नहीं होते, ज्यादा परेशान मत किया कीजिए, वरना क्या? सोनम ने उसकी बात काटते हुए कहा। अयान ने अब सीधे उसकी नजरों में देखा और फिर तुरंत नजर हटाकर जैसे ही हटने को हुआ सोनम ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, नजरें मिलने से, दिल धड़क उठने से घबराते हैं आप, क्योंकि आप जमील हैं। अयान अब उसकी बात पूरी होने से पहले अचानक ही पलटा और सोनम को पकड़कर खुद के करीब खींच लिया और झुककर उसके गाल को चूमते हुए बोला, हम नहीं घबराते किसी चीज से। सोनम तो सन्न रह गई और खुद अयान भी, क्योंकि सच तो यही था कि वो असहज था और खुद को सही साबित करने के लिए ये जरूरी था। सोनम ने थूक गटक लिया और खुद को अयान की गिरफ्त से छुड़ाना चाहा तो अयान ने उसे छोड़ दिया और बोला, प्यास लगी है हमें। सोनम तो तीर की तरह रूम से बाहर निकल गई और सोनम के रूम में जाकर उसे तकिए से मारना शुरू कर दिया। क्या कहा था, छोड़ूंगी नहीं, वो तो सहज होकर दूर भाग जाएगा, कुछ नहीं हुआ ऐसा। सोनिका ने तकिया छीनकर उसके हाथ पकड़ते हुए कहा, तो मार क्यों रही है, क्या हुआ, कुछ बताएगी? सोनम ने तकिए में अपना मुंह छुपाते हुए कहा, गाल चूम लिया मेरा तेरी वजह से। सोनिका हंसने लगी और बोली, तो क्या हुआ, हो जाता है कभी कभी दाव उल्टा। तो सोनम तकिए से मुंह बाहर निकालते हुए बोली, मैं कह रही थी कि वो बदल गया, तो मानती है, लेकिन तू तो मानती ही नहीं है।
तो अब सोनिका ने उसके गाल को चूमते हुए कहा, जा अब सुबह सुबह मेरे कमरे में आ गई। सोनम आलती पलाती मार कर बैठते हुए बोली, मैं तो अब बिल्कुल नहीं जाने वाले। अब सोनिका दिन भर सोनम के यहाँ रुकी और उसने समा को परेशान करके रख दिया। शाम हुई तो वो प्रदीप के यहाँ जाने के लिए निकल गई। अयान ने उसे घर के बाहर ड्रॉप कर दिया और चला गया। अब सोनिका जैसे ही प्रदीप के घर के अंदर गई, हॉल में ही वो नजर आ गया। माथे पर हाथ रखे वो हैरान परेशान सा बैठा था, पहले से कमजोर लग रहा था। गेट पर आहट पाकर उसने जैसे सिर उठाया, सोनिका को देखते ही वह बदहवास सा उसकी तरफ दौड़ा और उसे कसकर गले लगाते हुए रो पड़ा। फूट फूट कर रोते हुए वो बोला, कहाँ चली गई थी? मैं कितना डर गया था, लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, मुझे लगा कि तुम। उसने वाक्य अधूरा ही छोड़ दिया और सोनिका को और भी ज्यादा कस लिया। तो सोनिका अब उसकी बाहों पर हाथ रखते हुए बोली, अभी तक तो सही सलामत हो, पर अब तो तुम पक्का मेरी जान ले लोगे। यार थोड़ी सांस तो लेने दो, ऐसे कौन भींचता है? मेरी सांसें रुक रही है। प्रदीप ने अपने बंधन को थोड़ा ढीला किया और हट कर मुँह फेरा तो सोनिका सामने चली आई और उसके आंसू पहुँचते हुए बोली, ओ हीरो, अभी मत रो, अभी तो मैं जिंदा हूँ और तुम्हें परेशान करके बहुत रुलाने वाली हूँ आगे। अब प्रदीप हंस दिया और उसे फिर से गले लगाते हुए बोला, ऐसा बोलकर कौन आंसू पहुँचता है यार? सोनिका उससे अलग होते हुए बोली, मैं सबसे अलग ही काम करती हूँ और हाँ, मेरी याददाश्त भी वापस आ चुकी है जनाब। तभी प्रदीप उसे हैरानी से देखने लगा। तभी मिस्टर और मिसेज सिंह बाहर से आते हुए नजर आए तो सोनिका ने आईब्रो में सवाल किया। प्रदीप ने उन्हें देखते हुए कहा, मॉम डैड। सोनिका ने मुस्कुराते हुए नमस्ते कहा। उन दोनों ने भी मुस्कुरा कर रिप्लाई किया, क्योंकि इतने दिनों में अपने इकलौते बेटे की हालत देखकर वे काफी डर गए थे। सबने साथ मिलकर ही खाना खाया। फिर मिस्टर और मिसेज सिंह अपने फ्लाइट पकड़ने निकल गए। सोनिका उनके जाते ही बोले, प्रदीप मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। प्रदीप ने मुस्कुराते हुए कहा, बोलो। तो सोनिका अपनी नजरों में शैतानी भरकर बोली, चलो मेरे घर चलते हैं चुपके से। तो प्रदीप ने हैरानी से कहा, व्हाट डू यू मीन बाय चुपके से? तो सोनिका बोली, चुपके से मतलब चुपके से, सबक सिखाना है चाची को। प्रदीप ने पूछा, कब? सोनिका ने कहा, आज ही रात में। मर चुकी हूँ ना उनकी नजरों में, देखना कैसे इनकी बैंड बजाती हूँ। प्रदीप बाइक पर बैठकर सोनिका के घर निकल गए। घर में खूब अंधेरा था, शायद सब सो चुके थे। दोनों खिड़की से अंदर चले गए। सोनिका ने मोबाइल में टॉर्च चला लिया। किसी की आहट पाकर ड्राइंग रूम में से उसकी चाची के लड़के जैसे ही बाहर आए, सोनिका ने आंखें गोल करके पुतलियां बीच में कर ली और मुंह पर ही टॉर्च जला लिया। आवाज प्रदीप ने निकाली, मेरी बहन के साथ तुम लोगों ने बहुत बुरा किया है, अब तुम सबके साथ बुरा करूंगी। दोनों भाई दब्बू किस्म के थे, छोटे वाले की तो पैंट ही गीली हो गई। डर के कारण दोनों ने जैसे आंखें मीची और मम्मी मम्मी चिल्लाने लगे तो सोनिका तुरंत गायब हो गई। बाल्टी में सिर्फ गोला और पूरे बरामदे में फर्श पर पानी फैला दिया। बेटों की आवाज सुनकर चाची के रूम से बाहर निकलते ही उनका पैर फिसल गया और वह धड़ाम से गिर पड़ी। वही हर्ष चाचा का भी हुआ। सोनिका और प्रदीप बारी बारी ठहाका लगाने लगे और बोले, अब ऐसे हादसे रोज होंगे। जब तक सोनम तुम लोगों को माफ ना कर दे तब तक। घर से उन सबकी बोलती बंद हो गई थी। लाइट भी नहीं जल रहे थे, क्योंकि अंदर आते वक्त सबसे पहले सोनम ने मेन बोर्ड से तार खींच दिए थे। प्रदीप और सोनम बाहर निकल गए और सोनिका खुश होकर प्रदीप के गले लग गई। अब मिला ना कुछ सुकून, पक्का दोनों की हड्डियां टूटी होगी। करें उनके बेटे सेवा। अब समझ में आएगा कि हम दोनों बेटियों की क्या वैल्यू थी, जिन्हें उन्होंने अपना दुश्मन और एक फालतू का सामान समझ लिया था। सोनम जितनी सेवा तो कोई कर ही नहीं सकता था। अब वे लोग घर लौट आए। कुछ रोज के बाद रात में सोनिका छिपकर प्रदीप के साथ अपने घर की तरफ चली गई तो पता चला कि चाची के हाथ में फ्रैक्चर हो गया था और चाचा के पैर की हड्डी टूट गई थी। सोनिका के चेहरे पर अब संतोष के भाव थे। जली हुई रोटी सामने लिए बैठे थे और पश्चाताप कर रहे थे। सोनम को याद करते हुए अपने बड़े भाई साहब और भाभी से माफी मांग रहे थे। सोनिका चुपचाप प्रदीप के साथ बाहर निकल आई। अब दोनों शॉर्ट कर लेते हुए प्रदीप के घर की तरफ चले गए और इधर हुड्डी वाले को भीम का पता लग गया था और उसने बहाने से उससे मिलने के लिए बुलाया था।
वो जब नियत स्थान पर पहुंचा तो कुछ पलों के बाद हुड्डी वाला ही चला आया। भीम को देखकर उसकी आंखों में खून उतर आया और वह बोला, आज तेरे साथ मेरी मचाई ये तबाही ही खत्म है। वह अचानक ही आया और भीम पर ताबड़तोड़ लात गुस्सों की बारिश करने लगा। भीम कुछ समझ नहीं पाया था और अधेड़ उम्र का होने की वजह से उतनी ताकत भी नहीं थी उसमें जितनी हुड्डी वाले में थी। तभी हुड्डी वाला कहता है, अनाथ हुआ मैं तेरी वजह से, अब अपने अपनों को ही मरवा डाला चंद पैसों की खातिर, ले पैसे ले। वह जेब से नोट निकालकर उसके मुंह पर फेंकते हुए बोला, खरीद के दिखा आज अपनी जिंदगी। इन पैसों से हुड्डी वाला अयान भीम को मारे जा रहा था और साथ ही साथ बरसों पुरानी याद में खो गया था। उस रोज गुम हो जाने के बाद वो सीढ़ियों पर बैठा रो रहा था। तभी दरवाजा खुला और एक औरत बाहर आई थी। उसने उसके आंसू पोंछे, रोने के कारण बहती हुई नाक को साफ किया और प्यार से सिर पर हाथ फेरते हुए नाम पूछा। अयान कुछ नहीं बोल पाया था। अब वो औरत उसे घर के अंदर ले गई थी और कुछ नया बता पाने की सूरत में गूंगा समझकर उसे रख लेना चाहा था। औलाद नहीं थी उनकी। काजी साहब ने उनकी बेगम के चेहरे की चमक देकर मना नहीं किया और अयान वहीं रहने लगा। बेगम साहिबा ने सोचा था कि अगर उसकी औलाद होगी तो उसका नाम जमील रखेंगे, लेकिन कोई औलाद ही नहीं हुई और अब जब अयान मिला तो उन्होंने उसका नाम जमील रख दिया। उन लोगों के प्यार और अपनेपन को लेकर अयान धीरे धीरे सदमे से बाहर आने लगा था और नॉर्मल होकर बोलने लगा था, लेकिन बहुत कम। फिर एक रोज बेगम साहिबा को भी गोद भरी और एक बेटा हुआ, जफर नाम रखा था उसका। अयान उसको पाकर कुछ खुलने लगा था। दोनों भाइयों में बहुत प्यार था। काजी साहब और बेगम साहिबा स्कूल में उसका नाम जमील लिखवा चुके थे तो अयान ने भी नहीं रोका। वह नई मां के प्यार से दिए हुए नाम का अपमान नहीं करना चाहता था। बाद में उसने जब अपना नाम बताया तो घर में सब उसे अयान से ही पुकारने लगे। सिर्फ अम्मी उसे जमील कहकर बुलाया करती थी। अयान किसी के सामने कपड़े चेंज नहीं करता था क्योंकि उसकी पीठ पर त्रिशूल का टैटू था जो उसने विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए जाने पर जिद करके बनाया था। घर वालों के अलावा ये टैटू वाली बात सोनम को पता लग गई थी क्योंकि वो चेंज करते वक्त ही क्लासरूम में आ गई थी। कोई देख ना ले और सवाल ना खड़े हो, इसलिए जमील चेंजिंग रूम में नया चेंज करके क्लासरूम में गया था। पर जाने कैसे सोनम वहां चली गई थी और जमील को देखकर समाक कर या घबरा कर वहां से भाग गई थी। अयान सोच से बाहर आया और ताबड़तोड़ भीम पर अपना गुस्सा निकालने लगा। इधर सोनम को सोनिका ने सिखाया था कि रोज रात को अयान भला कौन से स्टूडियो जाता है, एक दिन उसका पीछा करके देख और पता लगा कि सच में स्टूडियो ही जाता है या फिर कोई और चक्कर है। तो सोनम आज चुपचाप ऑटो में बैठकर अयान का पीछा कर रही थी। अब वह स्तब्ध थी। हुड्डी वाला अयान था। अयान के जमील यानी कि जमील, उसका जमील। वह एक पेड़ से लगकर खड़ी थी और आंखों में आंसू आ गए थे। कभी सोचा नहीं था कि जमील, वो शर्मीला सा दिखने वाला, झिझकने वाला लड़का, खूनी निकलेगा, लोगों को बेदर्दी से जलाकर मारने वाला वो रहस्यमय कातिल जमील था। भीम पिटते पिटते बोला, कौन हो तुम? हुड्डी उठा। अयान ने अपनी हुड्डी हटाई लेकिन मास्क चेहरे पर अब भी था। सिर्फ आंखें ही नजर आ रही थी। अयान बोला, देख इन आंखों को और इसमें भरे हुए बदले के जुनून को। याद आया कि ऐसी आंखें किसकी थी? संतोष पांडे मेरे पिता थे जिनको तूने मार डाला अपने गुंडे भिजवा कर। तभी अयान उसे मारते हुए बोला, 9 साल का बच्चा था तब मैं। अयान पांडे था नाम मेरा। तेरी वजह से ये अयान लाल रंग से डरने लगा। उसे फोबिया हो गया था। घर में तरबूज भी कट जाए तो लाल रंग देखकर मैं बाहर खड़ा होता था। कोई नेल पॉलिश लगाकर कोई खाना बना दे तो मैं खाना नहीं खाता था। गूंगा हो गया था। ये अयान पांडे तुम्हारी वजह से। एक खाली बेख्याली में घर से निकला तो गुम हो गया। जिस घर के दरवाजे पर बैठकर रो रहा था वे बेऔलाद थे। उन्होंने मुझे अपनाया, प्यार दिया और एक नया नाम भी दिया, जमील खान। अब तू जो समझ ले मुझे, अयान जमील या रहस्यमय कातिल, मैं तेरे लिए सिर्फ मौत हूँ। सोनम सब सुन रही थी और जमील के लिए मन में संवेदना उत्पन्न हो गई थी। कोचिंग में जिस रोज उसने जमील के पेट पर टैटू देखा था तब से वो यही सोचती रहती थी कि मुसलमान होकर भी उसके पेट पर भगवान शंकर के त्रिशूल और डमरू का टैटू क्यों था। इस सवाल का जवाब उसे आज मिल गया था और अयान नाम का सच भी।
अयान भीम को मारे जा रहा था। जैसे ही भीम के पैर तोड़कर उसे आग लगाने को हुआ, सोनम भाग कर आई, उसका हाथ पकड़ लिया। अयान ने उसे धक्का दिया और हुड्डी पहनते हुए बोला, कहाँ न, दूर रहो मुझसे। सोनम उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, कोई जरूरत नहीं है इस हुड्डी की, मैं सब सुन चुकी हूँ, और लाख चाहो दूर तो मैं भी नहीं रहूंगी आपसे। अयान ने अपने हाथ से उसका हाथ हटा दिया और बोला, सब सुन चुकी हैं आप, और देख भी चुकी है, तो कातिल के साथ आपकी कोई लाइफ नहीं है। मत बढ़ाइए हमसे अटैचमेंट, दुख होगा बाद में। सोनम ने फिर से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं मानती हूँ बहुत गलत हुआ है, पर इस तरह जलाकर मारना गलत है। अयान ने कहा, नहीं है गलत। अयान अब चीखा, नहीं है गलत, हम पहली बार अनाथ हुए तो बच्चे थे, बर्दाश्त कर लिया और सब कुछ, लेकिन हमें दूसरी बार भी अनाथ कर दिया गया, तब हमारी जिंदगी बदल गई। एक ही मकसद रह गया, बदला और सिर्फ बदला। हमारे भाई को हॉस्टल में रैंगिंग के नाम पर जला दिया गया, सब गुनहगार बच गए। कॉलेज प्रशासन ने कहा कि केमिकल विस्फोट हाथ से जल कर मर गया था। अम्मी ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई और न्याय की मांग करते हुए जब उन्हें कोई आस नहीं दिखी तो उन्होंने खुद को आग लगा ली। बहुत कोशिश की थी हमने उन्हें बचाने की, लेकिन नहीं बचा पाए। आंखों के सामने उन्हें जलते तड़पते देखा था। इस बार अच्छा बनकर रहने की कोई गुंजाइश नहीं रह गई थी। इस जंगली दुनिया को सबक सिखाने के लिए जंगली बनना ही सबसे बेहतरीन उपाय है। शरीफ बनकर रहने पर ये दुनिया वाले बार बार उकसाते हैं कि बुरे बनो, बुरे बनो। बहुत झेल लिया अपनी जिंदगी का तमाशा, अब हमें भी सिर्फ और सिर्फ बदला लेना था सबसे, तो बन गए हम दहशत का दूसरा नाम, रहस्यमय आग लगाने वाला कातिल। फैला दी तबाही। अब भीम की तरफ देखकर बोला, इसे मारकर अपने माँ बाप को इंसाफ दिलाएंगे। सोनम ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, नहीं, छोड़ दो, कुछ नहीं रखा है इस जुनून में, कुछ नहीं बचेगा इस जमीन आसमान के अलावा, ये भी मरेगा और हम भी। अयान कहता है, नहीं, इसे तो नहीं छोड़ेंगे हम, इसके बाद छोड़ देंगे ये सब कुछ काम। हम नहीं चाहते कि आप हमारी जिंदगी में आए और हमारी कोई कमजोरी बने। हम अपनी जिंदगी में एक और टर्निंग पॉइंट नहीं चाहते। अब बदले थे तो हमेशा के लिए इसी तरह रहना चाहते थे, लेकिन आप हमारी जिंदगी में आ गए और फिर आ गई है और फिर आ गया टर्निंग पॉइंट। आज बस इसे मारकर हम ये रास्ता छोड़ देंगे, आपके साथ नॉर्मल जिंदगी जिए। तभी अयान ने कहा, पर आप हमारे पीछे यहाँ चले आए और सब जान गए। सोनम को वही पेड़ के पास छोड़कर वह आगे बढ़ा और जैसे ही तिल्ली जलाई, हैर सबकी आवाज के साथ कांस्टेबल अरविंद वहां दिखाई दिए। वो पीजी वाली घटना के बाद से ही दिमाग लगाकर अयान तक पहुंच चुका था। सिर्फ उसे रंगे हाथ पकड़ना चाहता था पतित, उसके अलावा सिर्फ जहीदा को ये बात पता थी। तभी अयान ने हुड्डी के नीचे से ही घूर कर अरविंद को देखा और बोला, देख इंस्पेक्टर, मैं तेरे साथ चलने को रेडी हूँ, लेकिन इसे मारने के बाद। तभी अरविंद ने कहा, तुझे क्या लगता है अपनी आंखों के आगे जुर्म होने दूंगा मैं? अयान हंस पड़ा और बोला, इंसाफ हो रहा है यहाँ, जुर्म नहीं। अब अयान ने तिल्ली जलाई तो अरविंद बोला, मैं गोली चला दूंगा, सरेंडर करो। अयान नहीं रुका और आगे बढ़कर जैसे ही तिल्ली फेंकना चाहा, अरविंद ने गोली चला दी। नहीं, सोनम भागती हुई आगे आई और अयान के आगे खड़ी हो गई, लेकिन तभी सोनम के भी आगे कोई आ गया और गोली उसे लग गई। सोनिका थी वो। प्रदीप के साथ लौटते हुए जब अरविंद को गाड़ी खड़ी करके चुपके चुपके इधर उधर आते देखा तो जिज्ञासावश वो भी प्रदीप के साथ साथ चली आई। जब सोनम को गोली के आगे आते देखा तो प्रदीप के हाथ पकड़ते पकड़ते और मना करते करते वो हाथ छुड़ाकर भागी थी। सोनिका के गिरते ही प्रदीप भागा और उसे बाहों में संभालते हुए रो पड़ा। सोनिका, नहीं, क्या कर दिया ये? अब सोनम अरविंद की तरफ भागी और उसे दोनों गालों पर बेतहासा थप्पड़ मारते मारते नीचे गिर पड़ी और बोली, जान से मार दूंगी तुम्हें, मेरी सोनिका को मार दिया तुमने, छीन लिया मुझसे मेरी सोनिका को, गोली चला दी उस पर। शोक सा खड़ा था। कहाँ तो उसने सपने देखे थे कि सोनम मुझसे प्यार करेगी, वही सोनम आज इतने सालों के बाद उसके सामने थी, पर उसे थप्पड़ मारकर अब उसके कदमों में पड़ी थी और सिर्फ नफरत थी उसकी निगाहों में अरविंद के लिए। अरविंद शोक सा खड़ा था तो अयान ने प्रदीप के कंधे पर थपथपाकर सोनिका को लेकर अपने पीछे आने को कहा और गाड़ी की तरफ भागा। प्रदीप सोनिका को उठाकर अयान के पीछे गया। सोनम ने भी उसके पीछे जाना चाहा, लेकिन अरविंद ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरविंद ने गोली चलाते समय भी अयान ने तिल्ली फेंक ही दी थी और अयान की तिल्ली से भीम जल रहा था। अरविंद के हाथ पकड़ने से सोनम जल रही थी। इंतहा
नफरत भरी निगाहों से वो अरविंद की ओर देखने लगी। मन सोनिका के लिए छटपटा रहा था और अरविंद ये इस तरह खामोश रहने से अयान के भविष्य को लेकर भी सशंकित थी। धड़कनें दोगुनी रफ्तार से चल रही थी। अयान और प्रदीप का ध्यान जल्दबाजी में सोनम की तरफ नहीं गया और वो सोनिका को लेकर हॉस्पिटल चले गए। अयान बचपन में हुए उस हादसे के बाद से खून देखकर घबराता था। बहुत संभाला उसने खुद को, इलाज भी करवाया था, लेकिन फिर भी पूरी तरह से वह होश में नहीं रह पाता था। खून देखकर उसका दिमाग चकराने लगता था। अब अंदर सोनिका का इलाज चल रहा था और वो लोग बाहर बेचैनी से घूम रहे थे। अरविंद भी कुछ देर के बाद अपने साथ सोनम को लेकर हॉस्पिटल आया। अयान तो पहले ही बाहर निकल गया था। हॉस्पिटल में रहना उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उस रोज के बाद सबकी जिंदगियां बदल गई। इलाज के बाद भी सोनिका होश में नहीं आई। वो कोमा में चली गई थी, ज्यादा ब्लीडिंग हो गई थी। अब प्रदीप सोनिका को लेकर टेंशन में रहता था। इस वजह से बिल्कुल ही शांत हो गया था और सोनम अयान से कट कर रहने लगी थी। अयान भी उसके सामने ज्यादा नहीं आता था। हिम्मत नहीं होती थी कि सोनम से कुछ बात करे। वो अयान को पूरी तरह अवॉइड कर रही थी। एक रोज अयान रूम में आया और चेंज करने के लिए शर्ट के बटन खोलने लगा तो सोनम ने कहा, मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती, मैं आपसे अलग होना चाहती हूँ। अयान के कानों को यकीन नहीं हुआ। उसने सोनम के सामने आते हुए कहा, क्या कहा? आखिर सोनम अयान से अलग क्यों होना चाहती है? ये जानेंगे हम कहानी के पार्ट 4 में। अगर आपको कहानी का अगला पार्ट सुनना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। धन्यवाद।